design an RCC beam that is 12 inch wide, loaded as shown in figure. Fc prime is equal to 2000 psi and Fy is equal to 40,000 psi. एक ओवरहैंगिंग बीम हमारे पास है जिसका इफेक्टिव स्पैन दो स्पोर्ट्स के दरमियान 16 फीट है और स्पोर्ट्स से बाहर की तरफ जो है वो 4 फीट है। और इसके एक किनारे पर यूटीआर पॉइंट लोड लग रहा है जो कि 2 टन का है और दूसरे किनारे पर एक सपोर्ट से लेकर दूसरी सपोर्ट तक सारा जो है वो क्या लग रहा है यूटीआर, जो कि कितना 1000 पाउंड पर फुट। डाटा जो हमें दिया गया है वो क्या है, B इज इक्वल टू 12 इंच, Fc प्राइम 2000, Fy 40,000, L इज इक्वल टू 20 फीट टोटल स्पैन हमारा। W1 इज इक्वल टू क्या है 2 टन और इस टन को मैंने पाउंड में कर लिया मल्टीप्लाइड में 2240 का, तो हमारे पास 4480 पाउंड आ गया। ठीक है जी, पाउंड में क्यों किया इसको, क्योंकि हमारे पास जो Fy Fc प्राइम की वैल्यू है वो किस में है, पाउंड में है, तो इसको भी हम पाउंड में कर देंगे। फिर W2 हमारे पास क्या था 1000 पाउंड पर फीट था, वो पहले ही पाउंड में, उसको हमने तब्दील नहीं करना। H हमने मालूम करना है और AS हमने मालूम करना है। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं एज यूजुअल, जैसे हम पहले करते हैं कि H इज इक्वल टू D मिनिमम प्लस इफेक्टिव कवर। D मिनिमम का फार्मूला m जो 0.205 Fc प्राइम B का जद, यहां से पता चला कि क्या मालूम करना है, mu मालूम करना है। तो mu मालूम करने के लिए Wu चाहिए, तो सबसे पहले Wu मालूम करें। Wu1 क्यों, क्योंकि 2 किस्म के वेट हमें जो है वो नजर आ रहे हैं। Wu1 क्या है जी, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1.2 के साथ, तो ये 5376 पाउंड बन गया। Wu2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 1.2 के साथ, तो ये 1200 पाउंड फिट बन गया। ये क्यों किया है, क्योंकि Wu1 चाहिए। Wu क्या है, फैक्टर्ड लोड, क्या है फैक्टर्ड लोड। दैट लोड के फैक्टर से दोनों लोड को मल्टीप्लाई करके हमने इसको फैक्टर्ड लोड में कन्वर्ट कर लिया। दोनों लोड्स अब निकल आए हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसीजर होता है वो हमने मोमेंट मालूम करना होता है। क्या मालूम करना होता है, मोमेंट मालूम करना होता है। तो मोमेंट मालूम करने के लिए हम बीम को देखते हैं कि बीम कैसा है। यहाँ हमारे पास ओवरहैंगिंग बीम है। कैसा बीम है, ओवरहैंगिंग बीम है। तो ओवरहैंगिंग बीम के लिए जो है हमारे पास डायरेक्ट उसका मोमेंट निकालने का कोई फार्मूला नहीं होता, तो हम फिर शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के तरीके से हम इसका जो मोमेंट कैलकुलेट करते होते हैं। अब इस बीम को हम देखें तो इसके ये 2 सहारे हैं, 2 सपोर्टें हैं जिनको RA और RB कहा गया है, और ये RA और RB हमें मालूम नहीं है। आप इनको R1 और R2 पे लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है जी, R1 और R2 पे लिख सकते हैं। तो ये दोनों भी हमें मालूम नहीं है। अब ये 2 भी देखना, अगर ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, तो ये भी तो एक फोर्स है जो अपवर्ड जा रही है, ये भी एक फोर्स है जो अपवर्ड जा रही है। ये 2 हमें मालूम है, लेकिन ये 2 हमें मालूम नहीं है। ये 2 मालूम करने के लिए हम रिएक्शन मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे, रिएक्शन मालूम करेंगे। रिएक्शन मालूम करने के लिए हम एक सपोर्ट के ऊपर जो है उसको 0 कर देंगे। एक सपोर्ट को हम 0 कर देंगे। मैंने लिखा है सिग्मा mb इज इक्वल टू 0, सिग्मा mb इज इक्वल टू 0। तो क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये बात आप जानते हैं, सेकंड ईयर मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में आपको ये पढ़ाया गया है कि रिएक्शन निकालने के लिए अगर अनसिमेट्रिकल बीम होता है तो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू किसके होता है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और हमने अब चेक करना है कि कौन कौन सी फोर्सेस क्लॉकवाइज है और कौन कौन सी फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज है। रेड कलर के एरो हेड मैंने लगाए हैं और इनका रुख जो है वो किसकी तरफ है, पॉइंट बी की तरफ। किधर है, पॉइंट बी की तरफ। ये RA जो है या R1 जो है ये पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, और ये जो 1000 है ये भी नीचे से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है। ये इधर जो था 2T वो भी यानी कि 2T मतलब 2 टन, लेकिन जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया था 5376 पाउंड में, ये भी किधर आ रहा है, पॉइंट बी की तरफ। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब हमने ये निकालने होते हैं रिएक्शन, जब मोमेंट निकालना होता है, तो लोड हमने जो लेने होते हैं वो लेने होते हैं जो फैक्टर्ड लोड होते हैं, जिनको हमने कन्वर्ट फैक्टर्ड में कर लिया होता है। तो अब अगर आप देखें हमने इसको 0 किया तो क्लॉकवाइज में देखना कि कौन सी फोर्सेस आ रही है। अगर आप इसको देखें तो ये क्या है,
क्लॉकवाइज। और ए डिस्टेंस कितना लेंगे यहां तक, कितना डिस्टेंस है 16। मैंने लिखा है R1 या RA मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 16। उसके बाद दूसरी फोर्स हम देखेंगे क्लॉकवाइज कौन सी है, वो हमारे पास ये है जो कि हम कितनी निकाल चुके हैं 5 3 7 6। तो ये कहां तक आएगा 5 3 7 6 यहां तक आएगा। तो डिस्टेंस कितना है 4। तो मैंने प्लस 5 3 7 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। यहां तक क्लियर हो गया जी। अच्छा जी नेक्स्ट अब हमने जाना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में देखें कि कौन सी फोर्स हमारे पास आ रही है जी। तो मैंने देखा ये 1200 ضرب 16 और ضرب 16 बटा 2। तो अगर आप देखें तो ये एक ही फोर्स है जो कि एंटी क्लॉकवाइज में आ रही है। तो ये 1000 था लेकिन हमने फैक्टरी लोड कितना बनाया था 1200। उसको हम लेके आए, इतना स्पैन हम लेंगे 16 का ضرب 16/2 किया है। क्यों किया 16/2? क्योंकि यूडीएल है, क्योंकि यूडीएल। तो ये बन गया 16R1। इसको कैलकुलेट किया तो ये बन गया 21504। इनको कैलकुलेट किया तो 153600 आ गया हमारे पास। अब ये वाली जो रकम है इधर प्लस किया है, उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 16। इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे 16 के ऊपर R1 की वैल्यू आ जाएगी 8256 पाउंड। 8256 पाउंड। अब ये इसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो आ गई है 8256 पाउंड। आज अब अगर ये निकल आई है तो अब हमारा वही पुराना तरीका कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या होगा टोटल लोड, यानी RA प्लस RB इज इक्वल टू टोटल लोड। RA की वैल्यू R1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, प्लस R2 मालूम करना है या RB मालूम करना है। तो अब टोटल लोड क्या है हमारा जी, एक तो है ये 1200 ज़रा कितने स्पैन में लग रहा है 16 पे, प्लस दूसरा लोड हमारा क्या है जी 5376। ठीक है जी, ये पॉइंट लोड है तो इसलिए इसको हमने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई इसको नहीं किया, ये यूडीएल था इसलिए डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके इसको पॉइंट लोड बना लिया। इसको कैलकुलेट किया, ये आंसर आया। और उसके बाद ये वाला जो 8256 है ये उधर जाकर क्या हो गया माइनस का हो गया। इसको इसमें से निकाल देंगे तो हमारे पास 16320 हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि RB की या R2 की वैल्यू होगी, जो हम यहां लिख रहे हैं 16320 पाउंड्स। यहां तक सब को क्लियर है। अच्छा आगे मैंने लिखा है कि वी नो दैट इन ओवरहैंगिंग बीम MBM मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल अकर एट द पॉइंट वेयर shear force is 0। ओवरहैंगिंग बीम के केस में क्या होता है जी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उस पॉइंट पर जो होती है जहां पे shear force क्या होती है 0 होती है। फिर मैं कह रहा हूं कि सो फर्स्टली वी फाइंड दैट पॉइंट, वो पॉइंट हमें फाइंड करना है जहां पे shear force 0 होती है। लेट x इज द पॉइंट, हम फर्ज करें कि x वो पॉइंट है जहां shear force वेयर SF will be 0, जहां shear force 0। हमें वो पॉइंट फाइंड करना है, फिर हमें वो डिस्टेंस फाइंड करना है। उस डिस्टेंस के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो निकालेंगे, तो वो जो बेंडिंग मोमेंट निकलेगी वो फिर हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगी। तो मैं सबसे पहले अब यहां पे shear force का कांसेप्ट आ गया कि shear force निकालेंगे हम। एरो एट ऊपर की तरफ है मतलब पॉजिटिव लेते हैं हम, shear force को अपवर्ड क्या लेते हैं पॉजिटिव, डाउनवर्ड क्या लेते हैं नेगेटिव। तो अगर आप देखें एक और बात, जो पॉइंट होता है shear force का 0 जहां पे होती है वो दो सहारों के दरमियान होता है, वो दो सहारों के दरमियान होता है। तो जब दो सहारों के दरमियान होगा तो हम फर्ज करते हैं कि कोई भी एक वो डिस्टेंस हमें नहीं पता कितना होगा, हमने इसको x कर लिया कि जिसके ऊपर shear force 0 होगी। अब सबसे पहले देखें कि अगर दो सहारों के दरमियान वो फासला आए ना जिसको हमने x कहा, तो आप देखें कि ये RA अपवर्ड जा रहा है, RA अपवर्ड जा रहा है ना, तो अपवर्ड जा रहा है इसलिए मैंने इसको RA लिखा है, प्लस में लिखा है इसको। अब वो जो वेट है ऊपर से ये वाला जो यूडीएल लग रहा है वो भी तो लग रहा होगा ना, वो डिस्टेंस जितना भी हो, वो डिस्टेंस जितना भी हो, तो ऊपर से वो जो लग रहा है वो किस में आएगा माइनस में आएगा। और
कहां तक आएगा, x डिस्टेंस तक। कहां तक आएगा, x डिस्टेंस तक, क्योंकि x तक ही हमने मालूम करना है जहां पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। RA माइनस W बराबर x। RA की जगह मैंने 8256 लिखा, माइनस W की जगह मैंने ये 1200 लिखा, क्योंकि यहाँ यूडीएल रिएक्ट कर रहा है। मल्टीप्लाइड बाय x कितना है हमें मालूम नहीं है, इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ हम आते हैं। माइनस का 1200 जरब x था, ये इधर ही रहेगा, ये वाली रकम हम दूसरी तरफ लेके गए तो ये किस में आ गई, माइनस में आ गई। अब x इधर ही रहेगा, ये माइनस का 1200 इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे जी, और इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6.88 फीट। 6.88 फीट, तो वो 6.88 फीट हमने यहां पे शो कर दी। ठीक हो गया जी। अब हमें वो पॉइंट मिल गया और वो फर्स्ट मिल गया जहां पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। बस में आ गया यहां तक जी। अब हम मालूम कर सकते हैं मोमेंट, अब हम बेंडिंग मोमेंट मालूम कर सकते हैं। तो अब हमने करनी कहां है, इस पॉइंट तक। अब आप देखिएगा, ये पहली फोर्स RA 8256 और डिस्टेंस कितना है 6.88, क्योंकि आपने यहां तक ही जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि यहां बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम। तो 8256 और क्या आएगा, मल्टीप्लाई 6.88 ये कर दिया। अब इसी पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो जो लोड लग रहा है वो 1200 है ना, जो ऊपर से लग रहा है, वो 1200 कितने स्पैन पे लेना है आपने, 6.88 पे। तो मैंने क्या लिखा जी, माइनस 1200, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज होगा, और मल्टीप्लाई बाय 6.88, मल्टीप्लाई बाय 6.88 बाय 2। क्यों किया, क्योंकि यूडीएल है। क्यों किया, क्योंकि यूडीएल। हां जी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 56801.28 आंसर आया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास आएगा 28400.64। इनमें इसमें से इसको माइनस किया तो 28400.64 पाउंड फीट में आंसर आया आपको। लेकिन आपको फीट में नहीं चाहिए, आपको इंचेस में चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई में 12 कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 340807.68 पाउंड इंच। तो यहां तक की डिफिकल्टीज थी इस क्वेश्चन में कि आपने किस तरीके से आपने वो पॉइंट लेना था जहां पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम आती थी, फिर आपने उसको लेके उस पॉइंट पर आपने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना था, जो आपके आपने निकाला, जो आपके आपका ये आंसर आया। जिसमें अब आपने क्या निकालना है, डी मिनिमम। अब यहां से फिर आसान हो गया न्यूमेरिकल, जैसे पहले था बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पुट की, फार्मूले में सारी वैल्यू पुट की, ये बी की वैल्यू या सी प्राइम की वैल्यू ये फार्मूले में कांस्टेंट है, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। उस ऊपर बेंडिंग मोमेंट को इस पे डिवाइड करके इधर लेंगे तो आपके पास डी मिनिमम की वैल्यू क्या आएगी, 8.32 से क्या 8.50 इंच। अब h का फार्मूला लिखेंगे, डी मिनिमम प्लस इफेक्टिव कवर, डी मिनिमम 8.50 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 10 इंच। आपका क्या आ गया जी, h आ गया। ओवरऑल डेप्थ आपकी कितनी आ गई, 10 इंच आ गई। अब डिफ्लेक्शन कंट्रोल चेक लगाते हैं हम, आपको पता है h is equal to span over 16 multiplied by 12। 12 क्यों किया है, क्योंकि हम इंचेस में काम कर रहे हैं। स्पैन हमारा 16 फीट है। अब यहां आप पूछ सकते हैं कि सर स्पैन हमारा तो 16 प्लस 4 20 फीट है, तो आप 16 फीट ले रहे हैं, तो 16 फीट क्यों ले रहे हैं, जहां हमारा जितने स्पैन में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आई है ना, जहां पे उन दो स्पोर्ट्स के दरमियान वाला स्पैन हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो डिफ्लेक्शन जो मैक्सिमम आएगी वो कहां आएगी, इन दो स्पोर्ट्स के दरमियान आएगी। डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहां आएगी, इन दो स्पोर्ट्स के दरमियान आएगी। इसलिए हम जो स्पैन लेंगे वो क्या लेंगे, ये वाला स्पैन लेंगे 16 फीट। 16 by 16 मल्टीप्लाई बाय 12 तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 इंच आ जाएगा। मैंने लिखा है सिलेक्टेड, क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो पीछे हमने फार्मूला से निकाला है वो 10 इंच आएगा, तो क्योंकि 10 इंच इससे लेजर है, इससे लेजर है 12 से, तो हमने क्या किया जी, इसको अडॉप्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। तब h इज इक्वल टू 12 इंच हमने सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, अब मैंने लिखा सो रिवाइज्ड डी मिनिमम। डेफिनेटली जब h हमारा चेंज हुआ है तो फिर डी मिनिमम की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो डी मिनिमम इज इक्वल टू h माइनस इफेक्टिव कवर हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है और इफेक्टिव कवर भी पता है। हम इसमें से इसको निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, डी मिनिमम आ जाएगा।
तो 12 में से -1.5 इफेक्टिव कवर निकाला तो हमारे पास 10.50 इंच आपको क्या आ गई, टी मिनिमम की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट लेके आगे फर्दर जो प्रोसीजर है एज प्रीवियस प्रोसीजर, फर्दर जो भी आपने स्टेप करने हैं वो जो से पहले करते हैं, यानी आप बी मिनिमम एफ निकला है, अब आप फिर ए एस मिनिमम वगैरह उसका चेक लगाएंगे, फिर उसके बाद आप स्टील निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, ट्रायल मेथड के जरिए। किस तरीके से, ट्रायल मेथड के जरिए। उसी तरह 3 ट्रायल करने हैं, 3 ट्रायल के बाद आप जो 2 ट्रायल एक दूसरे के करीब लगाएंगे, उसमें जिसकी वैल्यू कम होगी वो आप ले लेंगे, फिर उसका डाया ऑफ बार, फिर उसी तरह उसका नंबर ऑफ बार, फिर उसकी डिटेलिंग डायग्राम बना के एंड में आप क्वेश्चन को क्लोज कर दें। अगर किसी पॉइंट की आपको इसमें समझ ना आई हो तो आपका वो पॉइंट आप मुझसे कमेंट